एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस 3 मार्च 2019 को जो पेपर हुआ था सुबह की शिफ्ट में, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। 5 मार्च सुबह की शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस आए, एक छोटा सा एनालिसिस किया था मैंने। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और जो लोग भी एग्ज़ाम्स देकर आ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पर प्लीज़ आप लोग अपने क्वेश्चंस को शेयर कर दिया करो, ताकि जो लोग आगे आने वाले एग्ज़ाम्स देंगे उनके लिए हेल्प हो जाएगी। तो जो टेलीग्राम है वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप ऑन है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर मैसेज करके भी बता सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको अवेल किया है, तो आप लोग भी 50% डिस्काउंट पर इसको परचेस कर सकते हैं। इसका जो कूपन कोड है वो है ANUBHA50। कूपन कोड यूज़ करके आप टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। अभी आप लोग MP-TET दे लीजिए, उसके बाद अगर आप लोग का कोई भी और मन होता है एग्ज़ाम देने का, हाई कोर्ट हो या पटवारी हो, तो आप जो अभी आपने टेस्ट सीरीज़ परचेस की है उसके साथ वही वाली आप आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ले पर्सन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड इन। एक आदमी की पुनर्बलन और दंड की समझ उससे पृथक है जो डैश में प्रयुक्त होती है। तो रीइंफोर्समेंट की बात किसने कही थी, आप लोग बताएं। रीइंफोर्समेंट की बात किसने कही थी? स्किनर ने कही थी। स्किनर की कौन सी थ्योरी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग की है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या है, आप लोग मुझे लाइव चैट में बताएंगे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सेपरेशन एंजाइटी इज कंसीडर रिड्यूस्ड इन द चाइल्ड बाय द एज ऑफ। बच्चे को निम्न आयु वर्ग में पहुंचने पर अलगाव उत्सुकता काफी कम हो जाती है। कम किस एज में होती है ये आपको बताना है, बताएं आप लोग। और सेपरेशन एंजाइटी किस एज से स्टार्ट हो जाती है, किस एज में बहुत ज़्यादा होती है? जब बच्चा 6 मंथ्स का होता है ना, तब सेपरेशन एंजाइटी, जैसे उसकी दादी अगर उसकी माँ की गोद से उस बेबी को ले लेती है तो वो सेपरेशन एंजाइटी वाला एग्जाम्पल आता है। तो 3 to 4 ईयर्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू IQ टेस्ट मेजर। IQ टेस्ट क्या मेजर करता है? तो IQ का फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है, तो क्या ये जनरल इंटेलिजेंस को बताता है? क्या बताता है? जनरल इंटेलिजेंस को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनैलिटी प्रोजेक्टिव मेथड। तो देखो, पर्सनैलिटी का पूरा PDF मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को शेयर किया है। अब उसको आप PDF बोल सकते हैं या फिर फोटोज बोल सकते हैं, वो मैंने शेयर किए हैं पूरे पर्सनालिटी पर। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने क्वेश्चंस बने हैं, सब कुछ मैंने उसमें लिखकर आप लोगों को सेंड किया था। तो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट नॉट पूछा है, ये ध्यान से देखना है। प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है, प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो इंक ब्लॉट आता है, इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, ये सब लोग आप मुझे लाइव चैट में आंसर करें। सेंटेंस कंप्लीशन बिल्कुल आता है। थीमेटिक एपरसेप्शन बिल्कुल आता है। याद रखना, चाइल्ड एपरसेप्शन भी आता है, लेकिन फिजिकल टेस्ट नहीं आता है। तो फिजिकल टेस्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग थ्योरी। तो लर्निंग थ्योरी या कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है? कंसेप्चुअलिज्म, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये तीनों तो हैं, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, संरचनावाद। लेकिन कंसेप्चुअलिज्म संप्रत्ययवाद नहीं है, चूंकि नॉट पूछा गया था, इस वजह से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट शुड बी इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एज अ
दैट रिलेट सब्जेक्ट मैटर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में डैश के रूप में संलग्न होना चाहिए जो समस्या सुलझाने के कौशल के विषय से संबंधित हो। तो किस प्रकार से हो? संचार का अनुभव, प्रासंगिक कार्य या फिर सहयोग। तो कैसा होगा? कॉन्टेक्स्चुअलाइज्ड एक्सपीरियंस होगा, प्रासंगिक अनुभव। ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सटीक बैठ रहा है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज द थ्योरिस्ट हुज थ्योरी टॉक्स अबाउट टीचिंग मशीन्स एंड अ प्रोग्राम लर्निंग। देखो, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के बारे में किसने बात करी है? प्रोग्राम लर्निंग के बारे में बात किसने करी है? स्किनर ने करी है, तो स्किनर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड होती है? जहां पर आप भिन्न भिन्न दिशाओं में सोच सकते हो, जो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाते हो, भिन्न भिन्न सोच रखते हो, वो सृजनशील की विशेषता है, सृजनशील की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर है द इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या जोड़ दिया जाता है कि बच्चे को एक रेगुलर स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उसकी नीड्स को कैटर किया जाएगा। तो क्या है? डैश कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना है, अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है। तो किस प्रकार के स्कूल में? रेगुलर स्कूल में। चलिए नेक्स्ट है द डेवलपमेंट स्टेज इन एरिक एरिक्सन थ्योरी। अब एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो कौन सी है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन सी है, तो साइको सोशल थ्योरी है। कितनी स्टेजेस दी गई हैं? 8। अब इससे पता चल गया कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि भाई जो भी एग्जाम दे के आ रहे हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप टॉपिक्स तो ही बता दो। जैसे प्याजे से क्वेश्चन आया है, वाइगोत्स्की से आया, कोलबर्ग से आया, थॉर्नडाइक से आया, तो आप इस तरीके से कम टॉपिक्स तो ही लिख दो। थोड़ा बहुत तो माइंड में रहेगा ना, इतना तो रहता ही है। और अगर हर 10 से 12 बच्चे या 15 बच्चों ने 2-2, 4-4 क्वेश्चन भी लिखे, तो हम लोग को कम से कम 50-60 क्वेश्चन का एक कलेक्शन तो मिल जाएगा ना। और वो एक वीडियो फॉर्म में अगर पहुंच रहा है दूसरे बच्चों को कन्वर्ट, क्योंकि आपका एग्जाम तो हो चुका, जो होना था, जैसा होना था, अच्छा होना था, बहुत अच्छा होना था, वो सब हो चुका है। लेकिन अब दूसरे बच्चों को भी तो हेल्प मिल जाए, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जिन लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोग एक एक करके जैसे भी याद आए आप लोगों को, आप लोग सेंड कीजिए। किसी भी टॉपिक से याद आ रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट से याद आ रहा है, कोई देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन तो किसी को याद नहीं रहेगा, मैं ये चीज़ मानती हूँ, लेकिन कम से कम टॉपिक्स तो याद होंगे ना, थोड़ा बहुत तो दिमाग में क्लिक कर रहा होगा ना कि परसेंटेज से आया, प्रॉफिट लॉस से आया, वर्क एंड टाइम से आया, या फिर आपका इंक्लूसिव से आया है, कोलबर्ग से आया है, थॉर्नडाइक से आया है, या फिर ईवीएस में आपका फूड शेल्टर वाला है, क्या है, कुछ तो दिमाग में रहेगा ना। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके सेंड करो, ताकि बच्चों जिनके भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन लोगों को हेल्प मिल पाए। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो एरिक्सन के द्वारा क्या दिया गया था? सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, तो ये आपकी कैसे आती है? जन्म से 1.5 वर्ष तक आती है। फिर जन्म से 1.5 वर्ष तक आ गई आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर आएगी 1.5 से 3 वर्ष। अब यहाँ पे 1 से 3 है, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसे रिजिड मत हो जाना एग्जाम में कि भाई 1 से 3 है या 1.5 से 3 है। तो वो आती है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। फिर आती है आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फिर आती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। फिर आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा, तो ये सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? भाई चलो आप लोग लाइव चैट में बताओ किसके द्वारा दी गई। बेसिक इंस्टिंक्ट आर फाउंड इन। बेसिक इंस्टिंक्ट किस में फाउंड होती है? तो ये आप सभी को पता है कि इसमें इन्होंने किससे तुलना करी थी? तो आइसबर्ग से तुलना करी थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? अनकॉन्शियस माइंड कितना होता है? 9/10 होता है। कॉन्शियस माइंड कितना होता है? 1/10 होता है। और जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो किस में होती है? अनकॉन्शियस माइंड में होती है, जो 9/10वां भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज नॉट दिया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, लैंग्वेज, इन सब के बारे में बात करता है, रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं करता है। कॉग्निटिव इट्स रिलेटेड टू ब्रेन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन वॉज मेंशन्ड बाय। भाई किसके द्वारा किया गया था? अब ये बिल्कुल हो गया फैक्चुअल, अगर किसी को आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो तुक्का लगाकर आना पड़ेगा। तो ये एरिस्टोटल है।
अब यहाँ पर फ्रॉबेल भी नहीं दिया है, मारिया मॉन्टेसरी भी नहीं दी है, तो यहाँ पर ये आपको ये सब चीज़ें एक एक ऑप्शन ऐसे देखना पड़ेगा कि ये नहीं है तो ये नहीं तो ये। अफेक्टिव डोमेन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम लोगों ने मैथ्स पेडागोजी में डिस्कस किया था कि अफेक्टिव डोमेन क्या होगा। साइकोमोटर, मैंने वहाँ पर साइकोमोटर डिस्कस किया था, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कोई ना कोई चीज़ें आपस में लिंक करती हैं, तो थोड़ा बहुत अगर कहीं भी पढ़ा होगा तो माइंड में क्लिक कर जाएगा। अफेक्टिव डोमेन, तो अफेक्टिव डोमेन इट्स ऑल रिलेटेड टू, लाइव चैट में जल्दी से बताएं, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके ज़रूर चलें। स्पीड मेंटेनेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी बच्चे के मुंह से ये नहीं सुनने में आना चाहिए कि टाइम कम पड़ गया। इसलिए पूरी कोशिश करो कि विद इन टाइम हम अपना एग्ज़ाम कर लें, ठीक है। अधिगम का प्रभावी पक्ष व्यवहार में डैश के पहलू पर, तो लर्निंग, ये आपका पूरा लर्निंग बता दिया उसने। डूइंग, साइकोमोटर जिसे कोनेटिव बोलते हैं। थिंकिंग आपका कॉग्निटिव। फीलिंग आपका किससे आएगा, अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड होगा। इसको हर्ट से बोलते हैं, इसको हेड से बोलते हैं और इसको हैंड से बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आईसीटी का फुल फॉर्म बताएं सबसे पहले आप लोग। फिर क्या दिया, आईसीटी कैन इंक्रीज, क्या करता है भाई, एक्सेस ओनली, इक्विटी ओनली, एफिशिएंसी, दक्षता को बढ़ाता है, समानता को बढ़ाता है, पहुंच को, भाई ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिनोट द ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अफेक्ट हाउ वी स्टोर, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन। तो पॉकेट्स ऑफ नॉलेज, ये मैंने कल ही बताया था। पॉकेट्स ऑफ नॉलेज क्या होता है, स्कीमा होता है। किसने बात करी, प्याजे ने बात करी। इस तरीके से चीज़ें लिंक करते जाइए और ये सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इससे आपके पूरे एक बार में बहुत सी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। फिर है व्हाट इज द टर्म दैट इज यूज टू डिनोट द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग। सबसे पहले आप क्या करते हो, एनकोड करते हो, फिर स्टोर करते हो, देन रिट्रीव करते हो। रिट्रीव करो मतलब आप चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो, तब जाके वो आपकी किस शब्द का उपयोग स्मृति से सूचना के एक विशेष आइटम को प्राप्त करने के लिए, आपको प्राप्त करना है मतलब आपको उस चीज़ को रिकॉल करना पड़ेगा, तो रिकॉल थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एडीएसडी। अब ये देखो ये कितनी बार आया, ये आपको कैसे पता चला, रिवाइज भी होता गया और आपने प्रीवियस ईयर सेशन करे होंगे। ये हमारा शायद 48 नंबर का सेशन है, तो जितनी बार 47 या 48 नंबर का है, तो जितनी बार आप लोगों ने प्रीवियस ईयर करें आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और देखो एज इट इज क्वेश्चन भले ही ना आए, अब ये एडीएसडी से घुमा फिरा कर आए, लेकिन भाई जब एडीएसडी या तो फुल फॉर्म पूछ लेगा तो हम बोल देंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, क्या है तो हाइपर एक्टिविटी पूछ लेगा, फिर कभी पूछेगा तो अटेंशन पूछ लेगा, कभी पूछेगा तो किस तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन भाई घुमा फिरा कर वही तो आएंगे ना, और कहाँ से क्या दे देगा। तो ये देखो ये क्या मोटर प्रॉब्लम है, मोटर प्रॉब्लम नहीं है। स्पीच डेफिसिट है, बिल्कुल नहीं। इंटेलेक्चुअल है, बिल्कुल नहीं। ये इनअटेंशन, अनवधान की प्रॉब्लम है, बच्चा एक जगह ना टिक कर नहीं बैठ पाता है, मतलब इधर उधर दौड़ता रहेगा ऐसे, मतलब उसका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। इससे ना चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी और आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये चीज़ें समझने में, कैसे ट्विस्ट हो रहा है क्वेश्चन, वो सब चीज़ें समझने में आप लोगों की हेल्प करेगा। चलिए व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट इज मोस्ट कॉमनली। अब ये देखो आउट गोइंग पर हमने एज इट इज क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज डिस्कस किया है, एक्सट्रोवर्जन। चलिए बहिर्मुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 पर्सनालिटी फैक्टर रेमंड कैटल के द्वारा। अब यहाँ पर रेमंड कैटल दे दिया, अब आपसे पूछ लिया जाए कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर किसके द्वारा दिया गया, तो ये आपको यहाँ से पता चलेगा रेमंड कैटल के द्वारा। इसका फुल फॉर्म पर्सनालिटी फैक्टर, पर्सनालिटी फेलियर्स नहीं होता है, वरना आप पर्सनालिटी देखकर ये टिक कर दें, पर्सनालिटी फैक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। स्पीड मेंटेन करते रहिए। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमंग चिल्ड्रन द टीचर शुड गिव द स्टूडेंट अ लॉट ऑफ। बच्चों में महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए शिक्षक छात्रों को क्या करेगा भाई, लेक्चर देगा। तो लेक्चर तो बिल्कुल बहुत पुरानी वाली, जैसे चॉक एंड टॉक मेथड वाली बात थी। नोट्स, इम्पोजिशंस, अधिरोपण तो बिल्कुल नहीं, आप उसे प्रदत्त कार्य दें, असाइनमेंट्स दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। स्टर्नबर्ग्स, देखो स्टर्नबर्ग्स की भी मैंने थ्योरी करवाई है, जिसमें मैंने आपको किससे याद रखवाया था, कैप से याद रखवाया था। कैप क्रिएटिविटी या क्रिएटिव, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल।
प्रैक्टिकल का दूसरा नाम कॉन्टेक्चुअल, एनालिटिकल, कॉम्पोनेंशियल और आपका क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल, जिसको हमने याद रखा था CCE। अगर आप लोगों ने सेशन देखा होगा तो पता होगा, और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहीं पे समझ लो। स्टर्नबर्ग के द्वारा सबसे पहला क्रिएटिव, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का कॉन्टेक्चुअल, एनालिटिकल कॉम्पोनेंशियल और क्रिएटिव को एक्सपीरियंशियल, ये नाम है कैप और CCE ये, ठीक। चलो अब क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। शामिल नहीं है, क्या पूछा गया है? शामिल नहीं है, नहीं पूछा गया है। चलो देखते हैं, एनालिटिकल है, क्रिएटिव है, प्रैक्टिकल है। अब इनके दूसरे नाम दे दें तो कंफ्यूज मत हो जाना। एनालिटिकल को क्या बोलेंगे अभी बताया मैंने, जल्दी बताएं, कॉम्पोनेंशियल। क्रिएटिव को मैंने अभी बताया क्या बोला जाता है, एक्सपीरियंशियल। प्रैक्टिकल को क्या बोला जाता है, कॉन्टेक्चुअल। तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्लूइड इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड होती है, हेरिडिटी से या फिर एनवायरमेंट से? लाइव चैट में फटाफट इसका आंसर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ टीचर प्रैक्टिस इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द क्लासरूम? क्या करे कि भाई बच्चों में आंतरिक प्रेरणा का अभ्यास हो जाए। कक्षा के अनुशासन को नियंत्रित करके नियम बना दो, ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। उच्च लक्ष्य निर्धारित कर दो, उससे क्या हो जाएगा? छात्रों को अपने कार्य का चयन करने दो, स्वतः काम करने की अनुमति दो। ठीक बात है, थोड़ा सा ठीक है। allow student to make choices and hold them accountable for the consequence of their choices। छात्रों को पसंदीदा विकल्प बनाने, उन्हें उनकी पसंद के परिणामों के लिए जवाबदेह रखने की अनुमति देकर। तो फोर्थ ज्यादा सही है, तो फोर्थ बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि थ्रू विच मेंटल एक्टिविटीज अवेलेबल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म टू कंक्लूजन। किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित करोगे? तो ये देखो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि जब मानसिक गतिविधि के माध्यम से कोई निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, मतलब हम वहां पर तर्क का यूज करते हैं, अपनी रीजनिंग लगाते हैं, तो रीजनिंग विल बी द राइट आंसर। फिर है ये देखो यहां पर ये क्या दिया है, मेमोरी से क्वेश्चन आया, विच पार्ट ऑफ द मेमोरी इज द क्लॉथ्स यू वॉर ऑन वेडिंग डे? ये किस में आएगा? तो ये देखो पार्टिसिपेटिव मेमोरी, ये इसमें तो आएगा नहीं, और ये ऐसी हमने कुछ मेमोरी पढ़ी भी नहीं है। प्रोसीजरल मेमोरी, इसमें क्या आता है, ये प्रोसेस बताता है हाउ से रिलेटेड। डेक्लेरेटिव मेमोरी, ये इसी का पार्ट के अंतर्गत आती है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट अगर आपने पढ़ा हो, सिमेंटिक, एपिसोडिक, ये मैंने सब पढ़ाया है आपको। तो ये वाली जो है ये एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी इसमें दिया गया है इसका आंसर, लेकिन मुझे इसका एपिसोडिक मेमोरी लगता है। आप लोग अपना आंसर लाइव चैट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर, हिंडर क्या है भाई, सबसे बाधा क्या डालेगा? कंपटीशन, नॉइज, बोर्डम या फिर फटीग। तो अगर व्यक्ति ही उदास है, व्यक्ति ही किसी चीज के लिए रेडी नहीं है, रेडीनेस का वो याद आ रहा है लॉ किसके द्वारा दिया गया, लाइव चैट में बताओ। तो फिर आप कैसे ही किसी चीज को समझ पाओगे? कंपटीशन ठीक है, एक जगह इतना ज्यादा भी हिंडर नहीं करेगा, नॉइज भी इतना नहीं करेगा, थकान भी उतना नहीं करेगी, लेकिन अगर व्यक्ति ही उदास है, व्यक्ति ही सीखने में लगनशील नहीं है, तो फिर कैसे ही काम चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर दैट डेवलप इन फीमेल ड्यूरिंग? तो क्या होगा, आप लोग इसका आंसर बताएं, क्या होगा? ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये देखो भाई, पेरेंटिंग स्टाइल पर भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्होंने। पेरेंटिंग स्टाइल का जो 1 मिनट का शॉर्ट्स है, अगर नहीं देखा है तो अभी भी देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में चारों तरह की पेरेंटिंग स्टाइल मैंने क्लियर की है, नहीं देखिए तो केवल 1 मिनट का टाइम निकाल के आप देख लेना। तो सबसे अच्छी कौन सी होती है? सबसे अच्छी कौन सी होती है? ऑथोरिटेटिव, जिसमें केयर भी होती है और कंट्रोल भी होता है। अब यहाँ पर क्या है, केयर नहीं है, कंट्रोल ही कंट्रोल है, ये कौन सा होगा? ऑथोरिटेरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है कि फेमस साइकोलॉजिस्ट हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड वाज द फर्स्ट अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू द एरिया ऑफ लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर ने भी की है, हल ने भी की है, थॉर्नडाइक ने भी की है, लेकिन सबसे पहले थॉर्नडाइक का नाम आता है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लिए लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
फॉर्म ऑफ मिसकॉन्सेप्शन पे हमने कल भी बात की थी। नाइव थ्योरीज होती हैं, बच्चा अपने ही कुछ अलग बना रहा होता है, तो वो क्या है, धारणाएं नहीं है, गलत धारणाएं नहीं है। नॉन साइंटिफिक बिलीव्स ये होती हैं कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज, प्री कंसीव्ड नोशंस, पूर्वाग्रही विचार, और मात्र भाषा मिथ्या, ये सब होते हैं। लेकिन संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार नहीं होते, क्योंकि बच्चों की अपनी धारणाएं होती हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर की उन लोगों के साथ जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और आप लोग ध्यान रखना, जिसका भी कोई पेपर होता है प्लीज़ आप लोग या तो कमेंट्स में बता दो, या फिर भाई डिस्कशन ग्रुप ऑन है टेलीग्राम पर, वहाँ पर एक एक करके टॉपिक वाइज जैसा आप लोग को जो समझ आता है वैसे करके आप क्वेश्चंस को भेज दीजिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।